ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ध्यान के लिए गुरु की मूर्ति, अर्थात ध्यान करना है तो गुरु की मूर्ति का किया जाए। पूजा मूलम गुरु पदम, और पूजा की नींव है, पूजा की जड़ है गुरु के पैर, अर्थात पूजा की जाए तो गुरु के चरणों की जाए। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, गुरु के वाक्य ही मंत्र हैं। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, और मोक्ष का मूल गुरु जी की कृपा है, अर्थात गुरु की कृपा से ही हमें मोक्ष मिलता है। कबीरा हरि के रूठते, गुरु की शरण जाए, और जो कबीर हरि रूठते, जो कबीर गुरु रूठते, हरि न होत सहाय। कबीरा हरि के रूठते, गुरु की शरण जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि भगवान रूठ जाएं तो गुरु की शरण में चले जाओ, गुरु की कृपा से आप बच जाओगे। और जो कबीर गुरु रूठते, हरि न होत सहाय, और गुरु जी रूठ जाएं तो हरि सहायता नहीं करते, ईश्वर सहायता नहीं करते। आज है शिक्षक दिवस, आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शिक्षक को पता होना चाहिए कि शिक्षार्थी को क्या पढ़ाना है। शिक्षक का ज्ञान होता है गर्म जल के समान, और शिक्षार्थी होता है ठंडे पत्थर के समान। और यदि ठंडे पत्थर पर गर्म जल अधिक मात्रा में गिरा दिया जाए तो क्या होता है, ठंडा पत्थर टूट जाता है। तो यदि इसी प्रकार से गुरु अधिक मात्रा में अपने शिष्यों को ज्ञान दे देगा तो शिष्य टूट जाएंगे। तो शिष्यों को उतना ही ज्ञान देना है, उस ढंग से ज्ञान देना है जितना उन्हें ज़रूरी है और जितना उनके लिए कल्याणकारी है। तो कल्याणकारी ज्ञान के साथ कल्याणकारी आपको ज्ञान मिले। गुरु अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला गुरु कहलाता है। ठीक है, तो आज शिक्षक दिवस है। शिक्षक दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और ईश्वर से ऐसी कामना है कि अगले शिक्षक दिवस तक आप सब, अगला शिक्षक दिवस आप सब सरकारी शिक्षक बन के मनाएँ, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। ठीक है, चलो आइए आज बात करते हैं प्रश्नोत्तरी हम लेकर आए हैं। आपको बताया था कल हमने उपन्यास पर आधारित प्रश्नोत्तरी की थी, और उपन्यास वाली प्रश्नोत्तरी भाग 1 थी। आज उपन्यास पर ही आधारित दूसरी प्रश्नोत्तरी लेकर आए हैं, जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आप इसे देखेंगे, ऐसी प्रश्नोत्तरी है जिसमें बहुत अच्छे प्रश्नों का संकलन किया गया है, जो आपकी परीक्षा के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। उपन्यास पर आधारित इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तरी 2 है ये उपन्यास पर आधारित दूसरी है। ठीक है, वैसे तो ये संभवतः 8वीं या 9वीं प्रश्नोत्तरी है, तो हिंदी की सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, अमोघ है। कोई भी परीक्षा दे रहे हो, हिंदी साहित्य जहाँ आ रही है तो वहाँ के लिए ये सारी ही ये वीडियो बहुत उपयोगी साबित होने वाली है। छांदोग्य उपनिषद, पहला प्रश्न देखते हैं। छांदोग्य उपनिषद की कथा पर आधारित हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास कौन सा है? छांदोग्य उपनिषद की कथा पर आधारित हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास कौन सा है? अनामदास का पोथा है, पुनर्नवा है, बाण भट्ट की आत्मकथा है, या चार चंद्रलेख है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा उपन्यास है? आप सब कमेंट करके भी बताते चलें, हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा उपन्यास है जो छांदोग्य उपनिषद की कथा पर आधारित है? पहले प्रश्न का ए विकल्प सही है। कौन सा है? अनामदास का पोथा, अनामदास का पोथा। ठीक है, इसका दूसरा नाम है, अनामदास के पोथा का दूसरा नाम है जो परीक्षा में पूछा गया था अभी असिस्टेंट प्रोफेसर में, जिसका नाम है रैक्व आख्यान। अनामदास के पोथा का नाम क्या है दूसरा? रैक्व आख्यान। ठीक है, रैक्व आख्यान, ये बहुत पूछा जाता है। अर्थात ये रैक्व मुनि के जीवन पर आधारित है। वो समाज सेवा करते हैं रैक्व मुनि, और अपना जीवन समाज के लिए समर्पित करते हैं इस उपन्यास में। कौन से में? अनामदास के पोथा में। ठीक है, तो अब जान लिया जाए कि उपन्यास पुनर्नवा में क्या है। देखो, हजारी प्रसाद द्विवेदी के 4 उपन्यास हैं और चारों स्क्रीन पर लिखे हुए हैं। चारों उपन्यास आपको क्रम से याद होने चाहिए। हमने ट्रिक दे दी है, आप देखेंगे प्लेलिस्ट में तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों की ट्रिक भी मिल जाएगी। और ये चारों उपन्यास एक बार हमें इंटरव्यू में पूछा गया था कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास बताइए, तो ये बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी बहुत महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं हिंदी के लिए, तो उनके उपन्यास चारों आपको क्रम से याद होने चाहिए। पुनर्नवा की कथा क्या है बताइए? वर्ण व्यवस्था पर प्रहार किया गया है पुनर्नवा में। कौन से में? पुनर्नवा में क्या किया गया है? वर्ण व्यवस्था पर प्रहार किया गया है।
पुनर्नवा जो उपन्यास है उसमें वर्ण व्यवस्था पर प्रहार किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण कथा वस्तु है इसकी, ठीक है। और समुद्रगुप्त कालिदास मृच्छकटिकम लोरिक, ठीक है, लोरिक मृच्छकटिकम, ये जो मृच्छकटिकम लोरिक चंदा इस तरह के जो प्रसंग हैं इसी उपन्यास में मिलते हैं। कौन से उपन्यास में मिलते हैं? पुनर्नवा में। बाणभट्ट की आत्मकथा आप जानते हैं, यहाँ लिखा जरूर है आत्मकथा, लेकिन इसकी विधा पूछी जाती है बहुत। तो बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास है। क्या है? उपन्यास, ठीक है। तो इस उपन्यास में बाणभट्ट पर आधारित, ये उनके जीवन पर आधारित उपन्यास है, ठीक, बहुत महत्वपूर्ण है। और कुल मिला के वर्धन वंश की कथा इसमें कही गई है। चार चंद्रलेख चौथा जो लिखा हुआ है, चार चंद्रलेख, इसमें क्या है? उज्जैनी के 7 वाहन की कथा है, ठीक है। डी का यहाँ पर लिखे दे रहे हैं, डी नंबर का, उज्जैनी, उज्जैनी के 7 वाहन की कथा, उज्जैनी के 7 वाहन, राजा 7 वाहन की कथा है। कौन से उपन्यास में है? उज्जैनी के 7 वाहन की कथा, चौथा उपन्यास, चार चंद्रलेख, ठीक है, चार चंद्रलेख में है। और कौन, किस शताब्दी की संस्कृति का वर्णन है ये भी पूछा जाता है। तो चार चंद्रलेख में इसी में 12वीं 13वीं शताब्दी, 12वीं 13वीं शताब्दी की संस्कृति का वर्णन मिलता है इसमें, ठीक है। 12वीं 13वीं शताब्दी की संस्कृति का वर्णन और संस्कृति पर आधारित उपन्यास लिखने वाले, भारतीयता पर आधारित उपन्यास लिखने वाले पहले उपन्यासकार हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। बहुत महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं। चलो अब देखते हैं दूसरा प्रश्न, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। मैत्रेयी पुष्पा का उपन्यास नहीं है। बहुत शानदार प्रश्न, कमेंट करके बताइए। आप कमेंट करते चलें, अपने उत्तर को भी जांचते चलें, ठीक है। मैत्रेयी पुष्पा का उपन्यास नहीं है। हम आपको ये बता दें कि जो हम आपको प्रश्नोत्तरी दे रहे हैं, आप इस प्रश्नोत्तरी को कहीं एक जगह प्रद्योत गुरुकुल नाम से एक नोट्स बना लेना, उस पर लिखते चलना। प्रश्नोत्तरी के साथ जो व्याख्या कर रहे हैं उसे भी लिखते चलना, क्योंकि जो प्रश्नोत्तरी है वो तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन उसके साथ जो 4 विकल्प दिए रहते हैं और चारों विकल्पों की हम व्याख्या करते हैं। आप हमसे ये नहीं कहेंगे कि आपने कठपुलाव नहीं पढ़ाया। यदि हम ये कह रहे हैं कि मैत्रेयी पुष्पा के ये 3 उपन्यास हैं, इदन्नमम है, चाक है, झूला नट है और अलमा कबूतरी है, यदि ये हमने 4 उपन्यास बता दिए कि ये मैत्रेयी पुष्पा के हैं, अब हम जब चौथे विकल्प पे विचार करते हैं, चौथे विकल्प पर हम आपको चर्चा करते हैं और व्याख्या करते हैं, तो चौथा विकल्प भी हमारी इस प्रश्नोत्तरी में शामिल हो गया। और यदि परीक्षा में कठपुलाव आता है तो आप ये नहीं कह पाएंगे कि सर आपने इसके बारे में नहीं बताया, अर्थात ये भी हमारे पढ़ाए हुए में ही शामिल किया जाएगा। इसलिए जो व्याख्या की जाती है उसे भी आप विशेष रूप से लिखें। और व्याख्या हम इसी उद्देश्य से करते हैं कि एक एक व्याख्या परीक्षाओं में आए हुए शब्दों, परीक्षा में आए हुए प्रश्नों पर आधारित है और एक एक शब्द आप नोट करते जाएंगे जो आपकी परीक्षा के लिए या किसी भी कृति पर हम बोल रहे हैं, तो वो बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। मैत्रेयी पुष्पा का ये दूसरा प्रश्न है और दूसरे प्रश्न का डी विकल्प सही है, ठीक। इदन्नमम मैत्रेयी पुष्पा का उपन्यास है, चाक भी है और झूला नट भी है, अलमा कबूतरी भी है। ये 4 उपन्यास हो गए बहुत महत्वपूर्ण, आपको चारों याद होने चाहिए, परीक्षाओं में बहुत पूछे गए। कठपुलाव नहीं है, तो कठपुलाव किनका है साहब, ये भी आपको पता होना चाहिए। डी विकल्प जब सही है तो अब कठपुलाव पूछा जाए किनका उपन्यास है, तो कठपुलाव है मृदुला गर्ग का, मृदुला गर्ग का। किनका है? मृदुला गर्ग का, ठीक है। कठगुलाब, ठीक है, मृद और कठोर, मृद और कठोर, ठीक है। काठ का गुलाब कठोर होगा और मृदुला मृद है, ठीक है। तो हम ऐसे याद रखेंगे, ठीक। मैत्रेयी पुष्पा और इन सब के उपन्यास, जो महिला उपन्यासकार हैं इनके उपन्यास हमने दे दिए हैं ट्रिक से। आप वीडियो देखेंगे तो सारे उपन्यासकार जो हैं महिला, सब की रचनाएं, महत्वपूर्ण रचनाएं ट्रिक से दे दी हैं। आप उस वीडियो को देख के सारी तैयार कर सकते हो। अगला तीसरा प्रश्न है, सुमेलित नहीं है। मंदाकिनी इदन्नमम, नमिता आवा, निपुणिका बाणभट्ट की आत्मकथा, निर्गुणिया दिव्या। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत शानदार प्रश्न है। उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स में शीघ्रता के साथ। बहुत अच्छा, वेरी गुड, सभी को शुभकामनाएं। शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को, ठीक है, बार बार शुभकामनाएं।
और ये मंदाकिनी नायिका है और ये आपको सुमेलित करना है। उपन्यास एक तरफ दिए हुए, एक तरफ उससे संबंधित पात्र या नायिका दी हुई है। ठीक है, तो जो पात्र दिए हुए हैं इनमें कौन सा सुमेलित नहीं है बताइए। तीसरे प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? तीसरे प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? अब मंदाकिनी जो मंदाकिनी है, ये मंदाकिनी बहुत पूछा जाता है परीक्षाओं में। मंदाकिनी इदरनमन की पात्र है और बहुत महत्वपूर्ण पात्र है, तो ये सुमेलित है। ठीक है, नमिता आवा की पात्र है, ये भी बिल्कुल सुमेलित है। ठीक, निपुणिका बाणभट्ट की आत्मकथा है, इसकी पात्र है, बिल्कुल सुमेलित है, अर्थात डी विकल्प सही हो जाएगा। निर्गुणिया दिव्या, ये सुमेलित नहीं है। अब निर्गुणिया परीक्षा में बहुत पूछी जाती है और दिव्या भी पूछा जाता है, तो जो निर्गुणिया है, अब ये पूछा जाए कि निर्गुणिया कौन से उपन्यास की पात्र है, तो नाच्यो बहुत गोपाल। कौन से उपन्यास की है? नाच्यो बहुत गोपाल। ठीक है, नाच्यो बहुत गोपाल बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है ये, और इसकी पात्र है निर्गुणिया। ठीक, तो ये निर्गुणिया डी काय की पात्र है, हम आपको यहाँ पर पहुँचा रहे हैं। ये है नाच्यो बहुत गोपाल, और ये किनका है ये तो आपको पता होना चाहिए, अमृतलाल नागर का है, ये भी आपको पता होना चाहिए, अमृतलाल नागर का उपन्यास है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब दिव्या यशपाल का उपन्यास है और इसकी मुख्य पात्र है, उसका नाम भी है दिव्या। ठीक है, उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है दिव्या। ठीक है, तो ये आपको 6 पात्र पता लगे, मंदाकिनी इदरनमन, ठीक, नमिता आवा, निपुणिका बाणभट्ट की आत्मकथा, और इनके जो लेखक हैं वो आपको हमने पहले पढ़ा दिए हैं। ठीक है, इसका नहीं पढ़ाया था तो बता दिया। बाणभट्ट की आत्मकथा किनका है ये आप जानते हैं, अभी भी बताया था, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। आवा और इदरनमन, ये देखो ये लिखा हुआ है, और आवा किनका है ये भी आपको पढ़ा दिया है। कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो, जो चीज़ें पढ़नी हैं उनका रिवीजन करते रहा करो, और रिवीजन करने से याद होता है, लिखने से याद होता है, लिखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, सफलता के लिए आपको लेखन की सहायता लेनी ही चाहिए। अपने अपने अजनबी आगे के प्रथम उपन्यास का नाम बताइए, अपने अपने अजनबी, नदी के द्वीप, शेखर एक जीवनी, इनमें से कोई नहीं। बहुत महत्वपूर्ण, कमेंट करके बताइए कौन सा पहला उपन्यास है अज्ञे का, कौन सा पहला उपन्यास है अज्ञे जी का पहला उपन्यास, कमेंट करके बताइए शीघ्रता के साथ। बहुत महत्वपूर्ण, बताइए कौन सा उपन्यास पहला उपन्यास है अज्ञे जी का। पहला उपन्यास बताना है। 3 उपन्यास हैं और हमने आपको अज्ञे के तीनों उपन्यास ट्रिक से याद करने के लिए पहले बता दिए हैं, ट्रिक से याद करा दिए हैं, आपको पहले वीडियो दे दी है। ए बी सी या डी कौन सा विकल्प सही है? ए बी सी या डी कौन सा विकल्प सही है बताइए शीघ्रता के साथ। अज्ञे, ठीक है, ये भी कल बताया था कि अज्ञे मनोविश्लेषणवादी ही, और अज्ञे मनोविश्लेषणवादी फ्राइड से प्रभावित हैं, और फ्राइड से प्रभावित होकर हिंदी में लिखने वाले उपन्यासकार हैं। ठीक है, तो ये आपको बहुत महत्वपूर्ण है। अब इनके जीवन जो उपन्यास हैं, इन उपन्यासों की ईयर आपको तीनों की याद होनी चाहिए। ठीक है, तीनों की होनी चाहिए, बताइए तीनों की याद होनी चाहिए। शेखर एक जीवनी ये पहला उपन्यास है। ठीक है, पहला उपन्यास है 1940 41, ठीक है, इस समय का है ये। फिर उसके बाद 51 और 61 है। ठीक है, ये 51 का है, 1951 है, और ये 1961 है, अर्थात उल्टे क्रम में लिखे हुए हैं ये उपन्यास, उल्टे क्रम में लिखे हुए हैं, उल्टा क्रम इनका लिखा हुआ है। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास हैं किनके? अज्ञे जी के। पहला उपन्यास पूछा गया है कौन सा है? शेखर एक जीवनी। अगला देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण। ठीक, इतनी पवित्र रूप राशि किस प्रकार इस कलुष धरित्री में संभव हुई है? बहुत सुंदर कथन। इतनी पवित्र रूप राशि किस प्रकार इस कलुष धरित्री में संभव हुई है? ये धरित्री कलुष है, पाप से युक्त है, और इस धरित्री पर इतनी पवित्र रूप राशि, रूप राशि मतलब रूप का भंडार कैसे कैसे हो गया यहाँ संभव?
बाणभट्ट का यह कथन किसके संबंध में है? बहुत शानदार प्रश्न, इसे बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न और बहुत शानदार प्रश्न। बताइए, अपने आप को परखिए और उत्तर दीजिए, कौन सा विकल्प सही है। अपने उत्तर को जांचें, ए, बी, सी या डी। इतनी पवित्र रूप राशि किस प्रकार के इतनी पवित्र रूप राशि किस प्रकार इस कलुष धरित्री में संभव हुई है? बताइए, बोलो कौन सा सही है इसमें, ए, बी या सी या डी। किनके संबंध में बाणभट्ट ने कहा है? बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास से ये कथन लिया गया है। हजारी प्रसाद इस कथन के लेखक हैं। ठीक है, अब बाणभट्ट किन के बारे में ये बात कह रहा है? निपुणिका के बारे में, महामाया के बारे में, भट्टिनी के बारे में, सुचरिता के बारे में। एक प्रश्न यहाँ ये भी मिल गया हमें कि ये चारों पात्र बाणभट्ट की आत्मकथा के हैं। ठीक है, सुचरिता, महामाया, निपुणिका और भट्टिनी। बहुत बढ़िया, चार पात्र तो ये हमें मिल गए। अब हम पांचवें प्रश्न का उत्तर ढूंढेंगे। चारों पात्र तो मिल गए, इतनी पवित्र रूप राशि किस प्रकार इस कलुष धरित्री पर संभव हुई? तो बाणभट्ट किन के बारे में कहते हैं? भट्टिनी के बारे में कहते हैं। बी विकल्प सही है, बहुत बढ़िया, भट्टिनी के बारे में ये बात कही गई है। बहुत सुंदर प्रश्न है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। पांचवा हो गया, छठा प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न देखते हैं, आइए छठे प्रश्न को देखते हैं। अब छठा प्रश्न, छठा प्रश्न कौन सा है? ये है, देखो ये है, श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया, शानदार प्रश्न। उत्तर दीजिए जल्दी से, कमेंट बॉक्स में उत्तर दिया करो जल्दी से, शीघ्रता से। श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास नहीं है। सूनी घाटी का सूरज, अनाम स्वामी, आदमी का जहर, अज्ञातवास। तो श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास कौन सा नहीं है? सूनी घाटी का सूरज है। सूनी घाटी का सूरज बिल्कुल है, बिल्कुल सही उत्तर। ये वाला तो इनका उपन्यास है। अनाम स्वामी ये नहीं है, बी विकल्प सही हो गया। ठीक है, आदमी का जहर है, अज्ञातवास इन्हीं का है। ये तीन उपन्यास इनके हैं, श्रीलाल शुक्ल जी के। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, अमरकांत जी के साथ मिला था 2009 में, सूनी घाटी का सूरज। ठीक, और इनका व्यंग्य उपन्यास हमने पहले पढ़ लिया है, यहाँ इसलिए नहीं लिखा है। उसका नाम क्या है? श्रीलाल शुक्ल का। ठीक है, व्यंग्य उपन्यास कल पढ़ा था, बहुत महत्वपूर्ण, कमेंट बॉक्स में लिख दो। ठीक, अब ये अनाम स्वामी किनका है? ये पूछा गया था पीएचडी परीक्षा में। अनाम स्वामी उपन्यास किनका है? इसका नाम बताइए। ठीक है, तो ये अनाम स्वामी है जैनेन्द्र का। किनका उपन्यास है? जैनेन्द्र जी का। ठीक है, ठीक, ये हो गया आपका छठा प्रश्न। अब चलते हैं आगे। छठा प्रश्न हो गया ये। अब देखते हैं सातवां प्रश्न, बहुत शानदार। रोटियां ढाल बनकर अधर्म से हमारी रक्षा करती हैं। रोटियां ढाल बनकर अधर्म से हमारी रक्षा करती हैं। इसका मतलब ये है कि जब व्यक्ति भूखा होता है तो अधर्म करता है, जब व्यक्ति का पेट खाली होता है तो पेट भरने के लिए वो भी कोई अनीति का आचरण कर सकता है, चोरी कर सकता है, कोई अन्य अनीति के व्यवहार आचरण कर सकता है। तो रोटियां ढाल बनकर अधर्म से हमारी रक्षा करती हैं। यह कथन किस उपन्यास से है? उपन्यास का नाम बताना है आपको, कौन से उपन्यास से ये कथन लिया गया है? गोदान से है, बाणभट्ट की आत्मकथा से है, शेखर एक जीवनी से है, या मेला आंचल से है? तो ए, बी, सी या डी कमेंट करके बताओ शीघ्रता से, अपना उत्तर भी जांचो। ये सातवें प्रश्न का ए विकल्प सही है, गोदान से है। कैसे है? गोदान से। गोदान का महत्वपूर्ण कथन है ये, और बहुत महत्वपूर्ण कथन है। क्या? कि रोटियां ढाल बनकर अधर्म से हमारी रक्षा करते हैं। ठीक है, अब इसका एक महत्वपूर्ण कथन हम आपको और बता रहे हैं। कर्ज वह मेहमान है जो एक बार आकर फिर जाने का नाम नहीं लेता। गोदान का एक और बता रहे हैं। ठीक है, कर्ज बहुत महत्वपूर्ण। कर्ज वह मेहमान है, कर्ज वह मेहमान है, कर्ज वह मेहमान है जो एक बार जाकर, एक बार आकर जाने का नाम नहीं लेता। एक बार आकर जाने का नाम नहीं लेता, नाम नहीं लेता। ठीक है, नाम नहीं लेता। वाह भाई वाह, ये कहा है प्रेमचंद जी ने। उपन्यास गोदान,
गोदान में कहा है कर्ज वह मेहमान है जो एक बार आकर जाने का नाम नहीं लेता। ये भी कथन आपको नोट करना है अपने नोट्स पर। अर्थात कर्ज एक ऐसा मेहमान है, कर्ज यदि आपने ले लिया जीवन में, यदि आपने कहीं से भी कर्ज ले लिया तो फिर आप कर्ज में डूबे रहेंगे। अर्थात प्रेमचंद जी कहते हैं कि ये ऐसा मेहमान है यदि आ जाए तो फिर जाता नहीं है, इसलिए कर्ज लेने से बचना चाहिए। ठीक है, कर्ज जहाँ तक संभव हो नहीं लेना चाहिए, कर्ज लेने से बचना चाहिए प्रेमचंद जी के अनुसार। आइए बढ़ते हैं आगे। ठीक, ये हो गया आपका, ये देखो 8वां प्रश्न, 7वां था वो, अब 8वां प्रश्न देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। सुमेलित कीजिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है। सुमेलित कीजिए, सुमेलित कीजिए। ठीक, सुमेलित करना है। 4 विकल्प दिए हुए हैं। सर्कस बहुत आता है परीक्षाओं में, सूखा बरगद ये भी बहुत आता है, सालमली बहुत आता है, सबसे बड़ा सिपहिया। ठीक, बहुत अच्छे अच्छे उपन्यास हैं। परीक्षा की दृष्टि से आप पुराने पेपर उठा कर देखोगे तो ये बहुत शानदार प्रश्न हैं और चुन चुन के लेकर आया हूँ आपकी परीक्षा के लिए, आपकी परीक्षा में ये मिले हैं। ठीक है, तो सर्कस अनमें से कब प्रकाशित हुआ है? सर्कस 1984 में। ठीक है, बिल्कुल सुमेलित है। सूखा बरगद कब प्रकाशित हुआ है? 1986 में। सालमली कब हुआ है? 1987 में। सबसे बड़ा सिपहिया कब हुआ है? 1988 में। अर्थात अ का पहला, ब का दूसरा, स का तीसरा और द का चौथा विकल्प सही है। अब देख लो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, अर्थात डी सही हो गया। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, डी विकल्प सही है 8वें प्रश्न का। डी विकल्प कौन सा सही है? 8वें प्रश्न का डी विकल्प सही है। ठीक है, अब ये भी आपको पता होना चाहिए, कई बार ये पूछा जाता है सर्कस के लेखक कौन है, तो सर्कस के लेखक कौन है ये आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। कौन है? संजीव। सर्कस के लेखक कौन है? संजीव। अगला, सूखा बरगद, बदी उज्जमा। ठीक है, सूखा बरगद के लेखक कौन है? बदी उज्जमा। बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत पूछा जाता है। कौन है? बदी उज्जमा। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट है। सॉरी, क्या लिख दिया? बदी उज्जमा नहीं, यहाँ पर बदी उज्जमा के मंजूर एहतेश्याम। क्या लिखना है यहाँ पर? मंजूर एहतेश्याम लिखना है। मंजूर एहतेश्याम, सूखा बरगद, उल्टा लिख गया है। मंजूर एहतेश्याम। ठीक, और सालमली ये तो सब जानते ही हैं। सालमली किनका है? नासिरा शर्मा का है। ठीक, बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है नासिरा शर्मा। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है, नासिरा शर्मा का है। और सबसे बड़ा सिपहिया ये भी महत्वपूर्ण है, वीरेंद्र जैन का है। ठीक है, वीरेंद्र जैन। ठीक, ये आपको 4 उपन्यास महत्वपूर्ण, 4 उपन्यास मिले, 4 उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष मिला और 4 उपन्यासों के लेखक मिले। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे भी पूछा जा सकता है कि संजीव का उपन्यास कौन सा है, तो सर्कस है। मंजूर एहतेशाम का उपन्यास कौन सा है, तो सूखा बरगद है। नासिरा शर्मा का सालमली है। वीरेंद्र जैन का कौन सा है? सबसे बड़ा सिपहिया है। और इधर से पूछेगा तो सूखा बरगद किनका है? मंजूर एहतेशाम का है। ठीक है, एहतेशाम, एहतेशाम, हाँ नहीं लिखा है, स्पेस का में कोई दिक्कत नहीं, उच्चारण में आ रहा है एहतेशाम, यहाँ अभी लिख सकते हो। वैसे अब सूखा बरगद बहुत पूछा जाता है, सर्कस बहुत पूछा जाता है, सालमली भी बहुत पूछा जाता है। तो इसमें पहले का ए, दूसरा का बी, सी, डी क्रम से है और ये 4 लेखक हो गए। आइए देखते हैं 9वां प्रश्न। 8 हो गए, 9वां प्रश्न देखिए, ये देश विभाजन पर आधारित उपन्यास नहीं है। देश विभाजन पर आधारित उपन्यास नहीं है। ठीक है, देश विभाजन पर आधारित उपन्यास कौन सा नहीं है? इसका मतलब 3 है। नहीं को हम अंडरलाइन करते हैं हर बार। छाकों की वापसी, टोपी शुक्ला, तमस, कब तक पुकारूं, तो डी विकल्प सही है। ये देश विभाजन पर आधारित नहीं है। अब 9वां प्रश्न, छाकों की वापसी किन का उपन्यास है?
छाको की वापसी किनका उपन्यास है? ये है आपका बदी उज्जमा का। ठीक है, बदी उज्जमा का। अभी थोड़ी देर पहले उज्जमा हमने भूलवश वहाँ पर इसका नाम लिख दिया था, बदी उज्जमा का। तो छाको की वापसी किनका है? बदी उज्जमा का। काय पर आधारित है? बहुत पूछा जाता है। काय पर आधारित है? देश विभाजन पर। ठीक है। टोपी शुक्ला किनका है? टोपी शुक्ला किनका है? ये तो सब जानते हैं कि टोपी शुक्ला राही मासूम रजा, राही मासूम रजा। ठीक है, इनका है, राही मासूम रजा का है टोपी शुक्ला। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट है टोपी शुक्ला। अब इनका और कौन सा है, और कौन कौन से उपन्यास हैं राही मासूम रजा के? ठीक है, जो परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है उसका नाम कमेंट बॉक्स में यहाँ लिखिए। हमने पहले चर्चा कर ली है उस पर। टोपी शुक्ला, इससे भी ज़्यादा पूछा जाता है राही मासूम रजा का, बहुत इम्पोर्टेंट है। कौन सा वाला है? ये तो कभी भूलना ही नहीं है इनका। कौन सा वाला? आधा गांव। कौन सा वाला नहीं भूलना है कभी भी? आधा गांव। ठीक है। और राही मासूम रजा ये वही रजा हैं जिन्होंने महाभारत के संवाद लिखे हैं। जो महाभारत पुराना वाला महाभारत है उसके संवाद लिखने वाले हैं राही मासूम रजा। आधा गांव उपन्यास, टोपी शुक्ला उपन्यास। ठीक है। और ओस की बूंद इनका महत्वपूर्ण उपन्यास है। तमस, बच्चा बच्चा जाने तमस, बच्चा बच्चा जाने तमस। भीष्म साहनी किनका उपन्यास है? भीष्म साहनी। कल इसका प्रकाशन वर्ष बताया था, कमेंट बॉक्स में लिख दो प्रकाशन वर्ष कब है। कब तक पुकारूं, अब ये विकल्प सही है, कब तक पुकारूं। तो अब हम इस पर चर्चा करेंगे कि ये है किनका। तो कब तक पुकारूं रांगे राघव का है। किनका है? रांगे राघव। याद कैसे हम करेंगे? राघव को कब तक पुकारूं, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, जीवन भर पुकारिए। किने? राघव को, राघव। ठीक है, कब तक पुकारेंगे? जीवन भर पुकारेंगे। जब तक जिंदा रहेंगे तब तक राघव को पुकारेंगे। तो रांगे राघव का है। और ये कई बार पूछा जाता है कि इसकी कथा वस्तु क्या है, तो कथा वस्तु भी यहाँ नोट कर लीजिए। कब तक पुकारूं? कर्नटों, कर्नटों के जीवन पर आधारित, कर्नटों के जीवन पर आधारित उपन्यास है। कर्नटों के जीवन पर आधारित उपन्यास। ठीक है। कब तक पुकारूं, हमने आपको ट्रिक बताई थी कि कर्नट जो नट होते हैं वो राघव को पुकारते हैं। कब तक पुकारते हैं? जीवन भर। कर्नटों के जीवन पर आधारित उपन्यास। 9वां प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। अब देखिए 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न देखते हैं। ये सुमेलित कीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। सुमेलित कराया है वयम रक्षामः, भिखारिणी, कंकाल और कायाकल्प। तो वयम रक्षामः किनका है? आचार्य चतुर्सेन का है। भिखारिणी किनका है? बहुत महत्वपूर्ण है, विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक का है। कंकाल किनका है? प्रेमचंद का है। और कायाकल्प किनका है? वो कंकाल किनका है? जयशंकर प्रसाद का है। और कायाकल्प है प्रेमचंद का। ठीक है, बोला तो सही, तीर तो सही लगाया है। अब देखो अका चौथा, अका चौथा यहाँ है और यहाँ है, अर्थात यहाँ हम उत्तर ढूंढेंगे और यहाँ ढूंढेंगे। बका तीसरा, ब तीसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, अर्थात दोनों में उत्तर आगे तक चलेंगे। तीसरा कंकाल पहला, तीसरे का पहला, यहाँ पहला है यहाँ दूसरा है, अर्थात ये गलत हो गया। सी विकल्प सही हो गया। 10वें प्रश्न का कौन सा उत्तर सही है? सी विकल्प सही है, 10 का सी। आइए देखते हैं 11वां प्रश्न। ठीक है, देर किए बिना, बिना देर के हम देखेंगे। आपको हम समय नहीं दे रहे, काय के लिए? आपको हम समय नहीं दे रहे कमेंट के लिए, बस आप कमेंट करते रहिए। ठीक है। बाणभट्ट की आत्मकथा में उच्छ्वास हैं कितने हैं बताइए? 13 हैं, 17 हैं, 20 हैं या 23 हैं? तो बाणभट्ट की आत्मकथा में 20 उच्छ्वास हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा में कितने उच्छ्वास हैं? 20। 20 से ब और 20 से ब से बाण, ब से 20, ब से बाण। ठीक है, बाणभट्ट की आत्मकथा में कितने उपन्यास हैं? 20। अगला है बाण को निपुणिका की सुंदरता में क्या अच्छा लगता है? बहुत शानदार प्रश्न, ये बताइए। बाणभट्ट की जो आत्मकथा है उसका नायक है बाणभट्ट।
अब बाणभट्ट को निपुणिका, जो निपुणिका है उसमें नायिका मान लो उसे, जो निपुणिका है, निपुणिका की सुंदरता में उसे क्या अच्छा लगता है, ये बताइए क्या अच्छा लगता है। आँखें और नाक, आँखें और उंगलियाँ, मस्तक और ओष्ठ, बोलना और चलना, बोलना और चलना। बताओ कौन सा विकल्प सही है। 12वें प्रश्न का ए, बी, सी या डी। बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है 12वां प्रश्न। उत्तर बताइए, उत्तर बताइए, 12वां प्रश्न का उत्तर बताइए। 12वां प्रश्न का बाणभट्ट की आत्मकथा, बाणभट्ट की आत्मकथा से ये प्रश्न लिया गया है। उपन्यास किनका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। बाणभट्ट की आत्मकथा में जो निपुणिका है उसकी सुंदरता के बारे में कहता है बाण कि तेरी सुंदरता, बाणभट्ट की आत्मकथा के बारे में सुंदरता के बारे में कहता है कि तुम्हारी दो चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। बाण को निपुणिका की दो चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं सुंदरता के मामले में। वो दो क्या हैं, आँखें और नाक, आँखें और उंगलियाँ, मस्तक और ओष्ठ, बोलना और चलना। बताइए क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइए क्या उत्तर सही है इसका। बताओ उत्तर क्या सही है इसका। बहुत शीघ्रता के साथ करो कमेंट, बिना देर के कमेंट करके बताओ कि इसका उत्तर क्या सही है, कौन सा उत्तर सही है इसमें। कमेंट करके बताइए कौन सा सही है। बताइए। ए, बी, सी या डी बताइए। अर्थात इसमें ये सही नहीं है, ये सही है, ये भी सही नहीं है और ये भी नहीं सही है। ठीक है, अर्थात बाणभट्ट को निपुणिका की आंखें अच्छी लगती हैं और उंगलियां अच्छी लगती हैं, ये विकल्प सही है। क्या अच्छा लगता है, आंखें और उंगलियां। आंखों की बहुत प्रशंसा करता है और उंगलियों की बहुत प्रशंसा करता है। ठीक है, तो ये बहुत ही शानदार प्रश्न है और बहुत गहरा प्रश्न है। जिन्होंने गहराई से पढ़ा है बाणभट्ट का उपन्यास वही इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। ठीक है, आइए चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न था ये। देखो, अजय की डायरी, बेहद महत्वपूर्ण उपन्यास। अजय की डायरी है किनका, सीधे सीधे डॉक्टर देवराज। किनका है, मनोविश्लेषणात्मक लेखक हैं डॉक्टर देवराज। काय पर आधारित है, देश विभाजन पर नहीं है। असफल वैवाहिक प्रेम, असफल वैवाहिक जीवन व प्रेम की त्रासदी पर आधारित है। अर्थात बी विकल्प सही है। कौन सा विकल्प सही है, बी विकल्प सही है, अजय की डायरी। ठीक है, अजय इसका मुख्य पात्र है। इसकी डायरी क्या है, ये उपन्यास है, डायरी नहीं है, ये भी ध्यान रखना। ये पूछा जाता है विधा में, तो इसकी विधा क्या है, उपन्यास। काय पर आधारित है, इसकी कथा वस्तु क्या है, असफल वैवाहिक जीवन और प्रेम की त्रासदी। ठीक है, अगला है प्रकाशन वर्ष के अनुसार लगाइए। प्रकाशन वर्ष के अनुसार लगाइए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रकाशन वर्ष के अनुसार जैनेन्द्र के उपन्यास दिए हुए हैं। एक तो ये प्रश्न आपको यहाँ मिलेगा, ये किनके उपन्यास हैं, जैनेन्द्र के हैं। ठीक है, सारे उपन्यास जैनेन्द्र जी के हैं। आपको कुछ महत्वपूर्ण जो उपन्यासकार हैं उनके उपन्यास क्रम से याद होने चाहिए, उनके प्रकाशन वर्ष याद होने चाहिए। तो इन्हें क्रम से लगाओ, ए, बी, सी या डी। कौन सा पहले आएगा, मुक्तिबोध, त्यागपत्र, सुनीता, परख, परख, सुनीता, मुक्तिबोध, त्यागपत्र, परख, सुनीता, त्यागपत्र, मुक्तिबोध। बताओ कौन सा पहले आएगा, परख, सुनीता, परख, सुनीता, त्यागपत्र, मुक्तिबोध, त्यागपत्र, मुक्तिबोध, सुनीता, परख। ए, बी, सी, डी किस क्रम में आएंगे बताइए। ठीक है, 14वें प्रश्न का बी विकल्प सही है, परख। बी विकल्प कैसे सही है, परख 1929 में। परख कब है, 1929 में। ठीक है, सुनीता 1934 में। सुनीता का प्रकाशन वर्ष क्या है, 1934 है। अगला क्या है, त्यागपत्र। त्यागपत्र कब का है, 37 का है। और उसके बाद मुक्तिबोध है 65 का। मुक्तिबोध कब का है, मुक्तिबोध। ठीक है, तो ये कितने हो गए, 4। कौन से क्रम में हो गए, पहले सबसे पहले 29 वाला आएगा, फिर 34 वाला आएगा, फिर 37 वाला आएगा, फिर आएगा 65 वाला। ठीक, तो
परख, सुनीता, त्यागपत्र और मुक्तिबोध 1965। ये हो गया वेरी इंपॉर्टेंट। 14वां हो गया। आइए देखते हैं 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न ये है, नए शेखर की जीवनी। बहुत शानदार प्रश्न। शेखर की जीवनी आपने बहुत पढ़ा है, आज पढ़ो नए शेखर की जीवनी। नया नया शेखर, बताइए किनका उपन्यास है नए शेखर की जीवनी? गीतांजलि श्री का। गीतांजलि श्री आप जानते हैं, ABCD। गीतांजलि श्री का आप जानते हैं रेत की समाधि, रेत समाधि या रेत की समाधि, ठीक है, बहुत चर्चा में रहा है। बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ है इसे, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। आपको ये हमेशा याद होना चाहिए, आपकी परीक्षा के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। रेत समाधि कौन सा उपन्यास मिला है, कौन सा पुरस्कार मिला है? यहाँ जगह कम है इसलिए हमने आगे लिख दिया है। रेत समाधि को कौन सा पुरस्कार मिला है? रेत समाधि को यहाँ हम लिखे दे रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, या केवल बुकर पुरस्कार ही लिख लो, ठीक है। किनकी रचना है? गीतांजलि श्री की। नए शेखर की जीवनी अविनाश मिश्र की रचना है, ठीक है। किनकी रचना है? अविनाश मिश्र की है। अब ज्ञान चतुर्वेदी की रचना कौन सी है? बहुत महत्वपूर्ण है, ये सारे उपन्यास हैं। पागल खाना कौन सी है? पागल खाना, वेरी इंपॉर्टेंट है, छाप लो, वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट्स में छाप लीजिए, परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। 2022 व्यास सम्मान, 2022 का व्यास सम्मान मिला है पागल खाना को, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है पागल खाना। ज्ञान चतुर्वेदी का उपन्यास है, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये चारों ही बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये ज्ञान चतुर्वेदी आप याद रखेंगे, गीतांजलि श्री आप याद रखेंगे, रेत समाधि बुकर पुरस्कार मिला है। अब बची कृष्णा सोवती। तो कृष्णा सोवती का एक आधुनिक नया उपन्यास 19 में प्रकाशित हुआ है। ये दोनों कब कब के हैं? 18 का है, ये भी 18 का है, रेत समाधि, ठीक है। यदि ईयर इनकी लिखना चाहो तो ये ईयर कब की है? 2018, और इसका भी ईयर कब है? 2018, ठीक है। पहला प्रकाशन 2018 है दोनों का। अब हम इसकी बात करें कृष्णा सोवती की, तो इनका चन्ना, ठीक है, 19 में है ये, 2019 कह लो या सीधे सीधे 19 लिख लो, 2019 लिख लो, ठीक है। चन्ना, चन्ना उपन्यास किनका है? कृष्णा सोवती का है, और कब प्रकाशित है? 19 में। तो ये बेहद शानदार प्रश्न मिला। नए शेखर की जीवनी अविनाश मिश्र का है। नए शेखर की जीवनी किनका है? अविनाश मिश्र का, ठीक। और ये 18 में है। रेत समाधि बुकर सम्मान मिला है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर सम्मान। पहली बार किसी हिंदी लेखक को या लेखिका को मिला है, पहली बार, इसलिए बेहद इम्पोर्टेंट है, ठीक। ये व्यास सम्मान पाया है इन्होंने, तो ये भी बेहद इम्पोर्टेंट हो गया आपके लिए। और ये भी 2018 का ही है, ठीक है। कौन सा? शेखर, नए शेखर की जीवनी। तो 15वां प्रश्न हो गया, बहुत शानदार प्रश्न हो गया। आइए चलते हैं 16वां प्रश्न पर। कमेंट करते रहिए, अपने दोस्तों को भी बताते रहिए, शेयर करते रहिए, जिससे कि संख्या थोड़ी अच्छी बनी रहे, और अच्छी बनी रहे तो थोड़ा सा अच्छा मन लगता है। 16वां प्रश्न देखो, काम करते हुए मन लगता है यदि आपकी संख्या ठीक हो, ठीक है, लगता है कि मैं सही दिशा में मेहनत कर रहा हूँ, और मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ, तो आपको भी थोड़ा बहुत सपोर्ट करना चाहिए, ठीक। बच्चन सिंह का उपन्यास कौन सा है? पहला ही है, सूतोवा सूतपुत्रोवा। बच्चन सिंह का उपन्यास कौन सा है? पहला है, सूतोवा सूतपुत्रोवा। अब सैलूस किनका है? सैलूस शिव प्रसाद सिंह। सैलूस किनका है? शिव प्रसाद सिंह का है, ठीक है, शिव प्रसाद सिंह, शिव प्रसाद सिंह का है सैलूस, ठीक। अगला क्या है? टेढ़े मेढ़े रास्ते किनका है? भगवती चरण वर्मा का है। टेढ़े मेढ़े रास्ते किनका है? भगवती चरण वर्मा का है। टेढ़े मेढ़े रास्ते किनका है? ये तो आप सब जानते होंगे। टेढ़े मेढ़े रास्ते किनका है? भगवती चरण वर्मा का है, ठीक है। हम आगे क्या है? कबूतर खाना, बहुत बढ़िया। कबूतर खाना किनका है? शैलेश मटियानी का है, ठीक है, बहुत शानदार, शैलेश मटियानी। कबूतर खाना किनका है? शैलेश मटियानी का है। और इसकी एक ये भी पूछा गया था, ये कथा वस्तु,
कथा वस्तु कहाँ से जुड़ी हुई है, तो इसकी कथा वस्तु है जो कबूतर खाने की, वो बम्बई लिखे दे रहे हैं हमें यहाँ, ठीक है। वैसे मुंबई आजकल नाम है इसका, मुंबई से जुड़ी हुई कथा वस्तु है। काय से जुड़ी हुई कथा वस्तु है? मुंबई से, ठीक। बम्बई लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं, एक लिखा रहने दो। काय से जुड़ी हुई कहाँ की कथा वस्तु है इसमें? कबूतर खाने में बम्बई की, ठीक। तो ये 4 महत्वपूर्ण उपन्यास और उनके महत्वपूर्ण लेखक। शिव प्रसाद सिंह का एक और महत्वपूर्ण आपको पता होना चाहिए, जो हर छोटे विद्यार्थी को, जो कम जानता है उसे भी पता रहता है। कौन सा? नीला चांद। कौन सा वाला? नीला चांद। शिव प्रसाद सिंह का ये उपन्यास बहुत महत्वपूर्ण, ठीक है। तो ये आपको 5-6 उपन्यास पता चले। बच्चन सिंह का उपन्यास है सूतोबा सूतपुत्रोबा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। 16वां हो गया। अब देखते हैं 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न कौन सा है? 17वां प्रश्न कौन सा है? आइए देखते हैं 17वां प्रश्न। वयम रक्षामः, ये हो गया, ये हो गया, ये असंगत है। असंगत कौन सा है? दुखम सुखम ममता कालिया का है, बिल्कुल संगत है। 55 खंबे लाल दीवारें, बिल्कुल उषा प्रियंवदा का है, संगत है। मैं बोल साहिल्ला महुआ माझी का है, बिल्कुल संगत है। कुल जमा 20, ये संगत नहीं है। कुल जमा 20 ये संगत नहीं है, अर्थात 17वें प्रश्न का डी विकल्प सही है। कुल जमा 20 किनका है? किनका उपन्यास है ये कुल जमा 20? कुल जमा 20 किनका है? रजनी। किनका है? रजनी, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है कुल जमा 20, बहुत बढ़िया उपन्यास है कुल जमा 20। किनका है? रजनी का है, ठीक। अब क्या बचा? क्षमा कौल। ये क्षमा कौल का उपन्यास कौन सा है? ये तो रजनी का तो ये हो गया कुल जमा 20। अब क्षमा कौल का कौन सा है? तो इनका भी यहाँ लिख लीजिए, इनका भी महत्वपूर्ण उपन्यास है दर्दपुर। कौन सा है? दर्दपुर, बहुत बढ़िया। कौन सा है? दर्दपुर। किनका? क्षमा कौल का महत्वपूर्ण उपन्यास दर्दपुर, और कुल जमा 20 रजनी गुप्ता का महत्वपूर्ण उपन्यास कुल जमा 20। और ये कौन सा उपन्यास, इसे कौन सा पुरस्कार मिला है दुखम सुखम को? आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आइए 17 के बाद देखते हैं 18वां प्रश्न। 17 के बाद देखते हैं 18वां प्रश्न। सेज पर संस्कृत, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है, लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सेज पर संस्कृत, कमेंट करके बताओ किनका है? सेज पर संस्कृत किनका है? ये वेरी इंपॉर्टेंट, ऊपर लिखना, यहाँ पर थोड़ा सा हम इनका वो लिख देंगे, यहाँ लिखो वेरी इंपॉर्टेंट। सेज पर संस्कृत किनका उपन्यास है? बताइए किनका है? पद्मा सचदेवा, रीता शुक्ला, मधु कांकरिया, बिल्कुल सही है, मधु कांकरिया का है। किनका है? मधु कांकरिया का। इन्हें 2023 का श्रीलाल शुक्ल सम्मान दिया जाएगा। इन्हें 2023 का श्रीलाल शुक्ल सम्मान दिया जाएगा। और कब दिया जाएगा? 30 सितंबर को दिया जाएगा। कब दिया जाएगा? 30 सितंबर 2023 को दिया जाएगा, ठीक है। अभी घोषणा हो चुकी है, घोषणा हो चुकी है मधु कांकरिया को। तो इनका ये उपन्यास है सेज पर संस्कृत। सेज पर संस्कृत बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास। अब पद्मा सचदेवा का उपन्यास कौन सा है? ये आपको पता होना चाहिए, भटको न धनंजय। कौन सा है? भटको न धनंजय। पद्मा सचदेवा, भटको न धनंजय, बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास, ठीक। अब कौन सा बच्चा? रीता शुक्ला का उपन्यास कौन सा है? अग्निपर्व है। कौन सा है? अग्निपर्व, बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है रीता शुक्ला, अग्निपर्व है, ठीक है। और अगला कौन सा है? क्षमा का, क्षमा शर्मा का उपन्यास है मोबाइल। कौन सा है? मोबाइल। बस ये तो आप याद कर ही लेंगे। क्षमा शर्मा का कौन सा है? मोबाइल, बहुत आसान है, ये तो बहुत ही आसान है। कौन सा है? मोबाइल। तो सेज पर संस्कृत, ठीक है, सेज पर संस्कृत किनकी रचना हो गई है? सेज पर मधु कांकरिया की, ठीक है। मधु कांकरिया की और भी रचना है, पत्ताखोर है, खुले गगन में लाल सितारे हैं, सलाम आखिरी है, ठीक है। ये रचनाएं हैं। समय कम है, हम आपको लिखा देते, टाइम हो रहा है क्लास का, ठीक है। तो समय कम होने के कारण हम शीघ्रता कर रहे हैं। आइए देखते हैं 19वां प्रश्न। किस उपन्यास को व्यास सम्मान नहीं मिला? किस उपन्यास को व्यास सम्मान नहीं मिला? ना भूतो ना भविष्यत को मिला है,
इन्हीं हथियारों से इसे भी मिला है। समय सरगम इसको भी मिला है, विनायक को नहीं मिला है। व्यास सम्मान विनायक को नहीं मिला है, ठीक है। अर्थात ना भूतो ना भविष्यत किनका है, ना भूतो ना भविष्यत किनका है, नरेंद्र कोहली का है। किनका है ये, नरेंद्र कोहली का है, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। इन्हीं हथियारों से किनका है, अमरकांत का है। और समय सरगम ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। समय सरगम किनका है, ये परीक्षाओं में कई बार आया है। समय सरगम बहुत महत्वपूर्ण है, कृष्णा सोबती जी का है, ठीक है। और विनायक, विनायक को नहीं मिला साहब, विनायक को क्यों नहीं मिला ये आप बताइए। विनायक को ये नहीं मिला तो फिर कौन सा मिला है, विनायक को ये नहीं मिला है तो फिर कौन सा मिला है, अर्थात विनायक को कौन सा मिला है, कमेंट करके बताइए। विनायक को कौन सा मिला है, कौन सा सम्मान मिला है, ये नहीं मिला है तो कौन सा मिला है, अर्थात ये नहीं मिला है व्यास सम्मान, लेकिन मिला कौन सा है, साहित्य अकादमी। अब अगला देखते हैं, ये 20वां अंतिम साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं हुआ ऐसा उपन्यास। नीला चांद हुआ है, ढाई घर हुआ है, अर्धनारीश्वर बिल्कुल हुआ है, पाटलिपुत्र की सामग्री साम्राज्य, इससे साहित्य अकादमी नहीं मिला है। इसे कौन सा सम्मान मिला है, इसे व्यास सम्मान मिला है, ठीक है, इसे व्यास सम्मान मिला है। नीला चांद शिव प्रसाद सिंह का है, हमने आपको पहले बता दिया था, बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है और बहुत परीक्षाओं में पूछा गया है, बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो ये 20 प्रश्न हो गए, 20 प्रश्न हो गए और आज की वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। एक बार पुनः आपको शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का भविष्य उज्जवल हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ राधे राधे, राधे राधे।